हाजिर हैं आज के डिबेट के साथ। विषय है एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों का मसला। आज सक्षमता परीक्षा को लेकर यह कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की शिकायत है या उनका कहना है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कुछ शिकायतें और भी जो आई हैं मैं एक बार बता दूं। कहा यह गया है कि हम लोग तो सरकार की शर्त मानकर परीक्षा दे रहे हैं लेकिन बहुत जल्द नीतीश जी को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। अब ये पता नहीं ये चेतावनी है नीतीश कुमार के लिए कि चुनाव में उनको ये बात की जा रही है कि परीक्षा देनी पड़ेगी। कहा गया है कि सरकार की हर शर्त हमने मानी लेकिन सरकार हमारी किसी भी शर्त पर एक कदम भी आगे बढ़कर उसने अब तक सहमति नहीं जताई, चाहे वो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो या प्रमोशन की बात हो। इसको लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही है जबकि हमने परीक्षा जैसी शर्त भी स्वीकार की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या शिकायतें और रह गई हैं और परीक्षा को लेकर क्या कुछ आपत्ति है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं इस वक्त। शिक्षकों की तरफ से शिक्षक नेता अमित विक्रम जी। अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। छात्र नेता दिलीप जी हैं। दिलीप जी नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार जी। सत्ता पक्ष से पीयूष शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और धीरज कुशवाहा जी जेडीयू की तरफ से हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। विपक्ष से एजाज अहमद साहब हैं आरजेडी की तरफ से। एजाज साहब नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित विक्रम जी, अगर शुरुआत आपसे ही करें तो बताइए क्या क्या शिकायतें हैं। काफी कुछ ये मतलब मैं तो ये लाइन देखकर समझ में नहीं आया कि क्या ये नीतीश कुमार परीक्षा देंगे, फिर से क्या ये कहा जा रहा है। नीतीश कुमार को कौन सी परीक्षा आप लोग उनकी लेने जा रहे हैं? देखिए, वो थोड़ी अतिशयोक्ति है कि नीतीश जी परीक्षा देंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल तय समय पर लोकसभा हो विधानसभा हो परीक्षा देते हैं। वो कोई नई बात नहीं है और उसको उसी संदर्भ में समझा जाए कि सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसकी समीक्षा वो परीक्षा कहिए समीक्षा कहिए वो चुनाव के लोकतंत्र में होती है। वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है शिक्षकों के तरफ से वो ये है कि हमने अब तक सरकार की हर शर्त मानी, हर बात हमने मानी और हमने माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के द्वारा दिए गए आश्वासन और सदन में उनके दिए गए वक्तव्य को भरोसा करके उनकी बात को माना। अब गेंद सरकार के पाले। सरकार ने कहा कि राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा दीजिए, हमने कहा ठीक है। कहा कि मामूली दीजिए, हमने कहा चलिए ठीक है। फिर कहा नहीं बीपीएससी के पैटर्न सिलेबस में दीजिए, हमने कहा ठीक है। कहा ऑनलाइन दीजिए, वो भी ठीक है। कहा जूता मोजा बाहर खोल दीजिए, हमने कहा वो भी ठीक है। बेल्ट खोल दीजिए, टोपी खोल दीजिए, मतलब जैकेट खोल दीजिए, हमने कहा सब ठीक है। परीक्षा हर शर्त को मान के हमने परीक्षा दे दी। अब गेंद सरकार के पाले में है कि हमारी जो 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि ऐच्छिक जिला में पोस्टिंग, जिस जिला में हम हैं या जाना चाहते हैं वहीं पर हमारी पोस्टिंग हो, किसी तीसरे चौथे जिले में पोस्टिंग नहीं हो। सेवा निरंतरता, हमने 10 साल 20 साल की जो सेवा की है शिक्षक के पद पर वो हमारी जारी रहे, बरकरार कंटिन्यू माना जाए, सेवा निरंतरता हमें मिले। प्रोन्नति का लाभ, पूर्व में जो भी तय है प्रोन्नति का लाभ बैक डेट से हमको जोड़ के दिया जाए। हमने 20 साल जो सेवा की उसकी गणना हो, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड या स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक के पद पर वो प्रमोशन का हमें लाभ मिले। और चौथा, वेतन वृद्धि सरकार तय करे। नियमावली में लिखा है कि फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन तय होगा। वो फिटमेंट मैट्रिक्स क्या है, वो क्या पहले, जैसे कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वेतनमान की घोषणा की थी तो उसमें ये कहा था कि न्यूनतम 20% वेतन वृद्धि सबकी होगी। लेकिन आज जब हम राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है हमारी वेतन वृद्धि होगी नहीं। तो ये 4 मांग है जिसको सरकार इस पर जल्द से जल्द विचार करके निर्णय ले। हमने सरकार की हर शर्त मान ली, मान करके परीक्षा हम दे रहे हैं। अब परीक्षा कह लीजिए या कह लीजिए गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। सरकार पर अब यह निर्भर करता है कि वो जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे, शिक्षक परीक्षा से डरते हैं भागते हैं, वो नैरेटिव खत्म हो गया। आप देख रहे हैं 100% उपस्थिति है और वो नैरेटिव अब नहीं चलेगा परीक्षा से हम डर रहे हैं। परीक्षा दे दी, अब बाकी मांग को आप पूरा कीजिए। ठीक है अमित जी, हाँ छोटी छोटी बात होगी तो सबसे रिएक्शन भी ले लूंगा। मैं एक बार पीयूष जी के पास चलता हूं। पीयूष जी, ये सवाल तो उठ रहा है कि जो आप लोगों ने कहा, एक तो आरोप यह भी लगा कि आप लोग अपनी बात पर कायम नहीं रहे। अगर कहा गया था कि मामूली परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपने कहा कि बीपीएससी के पैटर्न पर परीक्षा लेंगे, और सही बात है कि परीक्षा तो देने वाले दे ही रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि जब आपने उसको सक्षमता परीक्षा कहा है, यानी इस परीक्षा के हिसाब से आप तय करेंगे कि ये राज्यकर्मी बनने के काबिल थे, सफल हुए हैं, तो फिर उनको तो भाई 20 साल या 15 साल काम किया है तो सीनियोरिटी वो तो मिलनी ही चाहिए ना उनको। वो तो उसके हकदार बनते हैं। अगर वो परीक्षा में सफल होते हैं और राज्यकर्मी का पद, वो राज्यकर्मी का दर्जा डिजर्व करते हैं, इसका मतलब है कि वो वरिष्ठता भी डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी द्वारा सदन में स्पष्ट कहा जा चुका है कि शिक्षकों के प्रति हम संवेदनशील हैं। शिक्षकों के जो भी जायज मांगे होगी, हाँ सरकार क्या करती है कि समय समय पर नियमों में परिवर्तन कर रही है, चाहे वह शिक्षकों की गुणवत्ता में सुदृढ़ करने के लिए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने सदन में सभी सदन के सदस्यों के बीच बिहार की जनता के समक्ष यह बताने का काम किया है
कि नियोजित शिक्षकों के लिए 5 परीक्षाएं होगी, 3 परीक्षाएं ऑनलाइन होगी और 2 परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। शिक्षक संघों की यह मांग थी कि परीक्षाएं ऑनलाइन परीक्षा में हमें दिक्कत हो रही है, शिक्षकों को परेशानी हो रही है, इसलिए बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को 2 ऑफलाइन परीक्षा का भी निर्धारण किया गया है। यदि 2 शिक्षक, आज परीक्षा की शुरुआत हुई है, आज कई शिक्षक संघों, कई शिक्षक नेताओं के आए हैं, आरोप लगाए गए हैं शिक्षक नेताओं द्वारा कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वह बहुत बड़ा था। सरकार के पास भी यह संदेश पहुंचा है, सरकार निश्चित रूप से विचार करने का काम करेगी और सरकार को पहले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 3 परीक्षाएं ऑनलाइन होंगे, इसके बाद 2 परीक्षा ऑफलाइन सुनिए, ना पीयूष जी, ये परीक्षा 3 लीजिए या 5 लीजिए, वो तो फिर देना तो उन्हीं को है ना, जो परीक्षार्थी हैं या जो शिक्षक हैं। भाई ये तो उनके लिए आपने नियम बनाया, आपने क्या फॉलो किया, आपने उनकी कौन सी बात को माना है, ये तो बताइए। भाई वो कह रहे हैं ऐच्छिक स्थानांतरण, क्या इस पर आपने हामी भरी? ये प्रोन्नति की बात करें, प्रमोशन की बात करें, उस पर आपने हामी भरी? कुछ भी तो आप नहीं बोल रहे हैं। आप एक कदम आप भी तो बढ़िए, वो तो बढ़ गए, वो तो परीक्षा के लिए भी राजी हो गए। ऐच्छिक स्थानांतरण के विषय पर अभी तक राज्य सरकार से कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इनका ऐच्छिक स्थानांतरण जिले से बाहर होगा या जिले में होगा, क्योंकि हम लोग भी यह जान रहे हैं कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 से 58 साल है, वो 50 साल से उम्र के हैं। स्वाभाविक है कि उनके एक जिले से कहीं दूसरे जिले में स्थानांतरण होगा तो उन्हें परेशानियां आएगी, दिक्कत आएगी। राज्य सरकार सोच रही है, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी सोच रहे हैं, विजय सिन्हा जी सोच रहे हैं, शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं कि हम उन मांगों को पूरा करने का काम करें। सरकार की कुछ मजबूरियां हैं, सरकार बैठ करके इन सभी विषयों पर, इन सभी जो नियमों पर विचार कर रही है और बहुत ऐसा नहीं है कि सरकार ने यह फैसला ले लिया कि शिक्षकों का स्थानांतरण एक जिला से दूसरे जिला में होगा। नहीं, लेकिन आप भूल भी तो नहीं, एक मिनट, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना पीयूष जी कि आप कह दीजिए कि नहीं हम विचार कर रहे हैं। भाई आपने जो बातें कही वो तो मान गए ना, वो तो कह नहीं रहे कि हम परीक्षा देने पर विचार करेंगे। आपने जो तारीख तय कर दी कि परीक्षा आज होगी, वो परीक्षा में बैठे, तो उसी तरह आपके लिए भी तो कोई डेडलाइन हो कि आप अनिश्चित काल के लिए बोलेंगे कि हम विचार ही कर रहे हैं। एजाज साहब, ये सच, एक मिनट आ रहे हैं पीयूष जी, आ रहे हैं, एक मिनट एजाज साहब बोलिए। ये निश्चित तौर पर ये सोचना पड़ेगा, और मैं हमेशा कहता रहूंगा एजाज साहब, आप लोग भी जब सरकार में थे, कि भाई 2 कदम शिक्षक चलेंगे, 2 कदम सरकार को भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षकों से सारी चीजें मनवा लीजिए और अपने 1 कदम भी नहीं बढ़ेंगे, हम तो बढ़ेंगे ही नहीं, हम रुके हुए हैं। देखिए कात्यायन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार तब चलेगी ना जब एसीएस चाहेंगे। एसीएस अगर चाहेंगे तभी सरकार भी चलेगी। सरकार की स्थिति ये हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर जो बात कहते हैं उसको एसीएस नहीं लागू कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, और उसके दूसरे ही दिन एसीएस ने अपना पावर दिखाया और कोइलवर के एक हेडमास्टर को कारण बताओ नोटिस दे दिया। जब मुख्यमंत्री जी का आदेश रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा हो, जब मुख्यमंत्री के आदेश का उनके ही अधीनस्थ पदाधिकारी अनुपालन नहीं करते हो, अनुशासन को भंग करते हो, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अनार्किज्म की स्थिति आ गई है, किस तरह से अराजकता का माहौल खड़ा कर दिया गया, किस तरह से लोक पर तंत्र हावी हो गया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जहां तक सक्षमता परीक्षा की बात है, सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में इनको भी पता है, सबको पता है कि ये एक व्यक्ति के जिद के कारण हो रहा है, और उस व्यक्ति का जिद है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में, क्योंकि सरकार फेलियर हो गई है, सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जो उनका सोच है वो अनुपालन नहीं करने का है। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझेदार बनी है, तब से ये शिक्षकों को प्रताड़ना और शिक्षकों के साथ जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह से उनके साथ अनुशासन के नाम पर कहीं ना कहीं चाबुक चलाया जा रहा है, ये दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों में मैतक नहीं है। ये लोग तो सत्ता में आए हैं स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ की पूर्ति जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, ये सत्ता ग्रैब करके हासिल कर रहे हैं। नहीं, अगर वो लेकिन एजाज साहब अगर मत है कि नहीं है ना, तो परेशानी उनको होगी, क्योंकि सवालों का दबाव बढ़ता जाएगा ना। भाई सवाल एक खड़े हुए हैं, अब दूसरा खड़ा होगा, तीसरा सवाल उठ जाएगा। परेशानी उनको नहीं होगी, परेशानी उन शिक्षकों की होगी जिनके परिवार के लोग, जिनके भविष्य इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जब इनके भविष्य पर संकट आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, उस राजनीति को जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है। दिलीप जी आपको ठीक है, तंग करो, दबा करो, अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार का जो फेलियर है उसको। ठीक है, दिलीप जी के पास एक बार चलते हैं। दिलीप जी, आपको क्या जानकारी मिली है परीक्षा को लेकर? अब तक परीक्षा कैसी रही है? जी, परीक्षा को लेकर तो अधिकतर जो शिक्षक हैं उनका यही कहना है कि क्वेश्चन बहुत टफ दिया गया था जानबूझकर ताकि फेल कर जाए, फिर भी वो लोग परीक्षा दिए हैं। और सबकी यही मांग है कि जब हम सरकार की मांग मान लिए कि परीक्षा दे रहे हैं, तो सरकार को भी हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण है, प्रमोशन वाली बात है, या उनका जो एक्सपीरियंस है उनके आधार पे उनको लाभ देने की बात है, तो होना चाहिए। जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, ये वो डिजर्व भी करते हैं कि अगर परीक्षा देकर वो राज्यकर्मी का दर्जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि वो डिजर्व करते हैं कि वो सीनियर भी कहलाएं।
बिल्कुल नहीं तो फिर सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, ये शब्द लिख देने से क्या फायदा कि आप परीक्षा ले लीजिए, कह दीजिए आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, लेकिन दर्जा मिला तो आपको क्या मिला ये तो बताइए, ये तो बता नहीं रहे हैं। और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय और आरजेडी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, अपना अपना तर्क दे रहे थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये बोल रहे हैं सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, तो कुछ दिन पहले आप विपक्ष में थे तो उस समय भी सरकार की मजबूरियां थी। और आरजेडी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फेल्योर है, ये हुए हैं, तो क्या ये लोग अभी इतना इतना ये लोग गारंटी दे सकते हैं कि 10 दिन बाद अगर नीतीश जी फिर अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ आ जाए तो क्या इनका जवाब यही होगा कि आरजेडी वाले सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा का विरोध किया, या ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे पे, ये तो उनके सरकार में ही तय हुआ था कि सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, ऐसा नहीं कि आज तय हुआ है, ये तो पहले तय हुआ था, आरजेडी कांग्रेस भी उस समय सरकार में थी। लेकिन तब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था ना कि मामूली परीक्षा लेंगे, मामूली परीक्षा बयान, हाँ, तो फिर अचानक से वो चीजें बदल कैसे गई? बात यहाँ है ना, एक मिनट सर, बात यहाँ क्या है ना कि जो मूल समस्या है, मुख्य मुद्दा, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, सक्षमता परीक्षा 5 चांस ऑनलाइन ऑफलाइन। शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक, वो क्या और मांग कर रहे हैं, जैसा कि अमित विक्रम जी ने कहा, ऐच्छिक स्थानांतरण, किसी का 50 साल, किन्हीं का उम्र है 55 साल है, अब उनको भेजिएगा दूर दराज एरिया जहां वो अभी 10 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको आप घर परिवार से दूर कर दीजिए मजबूरी में, कि नहीं आपको जाना ही होगा, तो फिर वो क्या करेंगे अभी बताइए। तो ये तो आप कम से कम विश्वास दिलाइए ना, सरकार का काम है विश्वास दिलाइए कि नहीं भाई आपको ऐच्छिक स्थानांतरण हम देंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। अभी आप देख लीजिए कई ऐसे महिलाएं हैं जो रो रही हैं, भले इन लोगों के पास फोन नहीं जाता हो क्योंकि इन लोगों का नंबर सार्वजनिक नहीं होगा, हमारे पास फोन आता है, बीपीएससी TRE 1 TRE 2 की महिला शिक्षिका दूर दराज एरिया में दे दिया गया। अभी तो कम से कम मौसम अब सही हो गया, जब ठंड था 5 बजे अंधेरा हो जाता था, उनको घर वापस आने के लिए ऑटो नहीं मिलता था। अब सोचिए वैसा एरिया में जहां उनके साथ कुछ भी बदसलूकी हो सकती है, छीन छनौती तो होता ही है, हम लोगों को डर लगता है जी, पुरुष होकर हम लोग को डर लगता है कि मोबाइल छीन लेगा, कुछ कर देगा, और महिलाएं हैं, किन परिस्थितियों में उन लोग को आना जाना पड़ा, अब आप सोच सकते हैं, लेकिन कोई इनकी समस्या को सुनने वाला नहीं था। और अभी नियोजित शिक्षक जो है, शिक्षिकाएं हैं, अब आप सोचिए इनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका 55 साल 57 साल 58 साल उम्र हो गया, अब आप उनको कहिएगा कि उनके घर में पुतहू आ गई होगी, जिसको बहू बोलते हैं, पोता पोती होगा, उसको छोड़ के आप कहिए कि भाई जाइए अपने घर से 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जहां अभी आप जॉब कर रहे हैं उससे ज्यादा, तो क्या ही आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो उथल पुथल मच जाएगा? मुझे लगता है ये वाकई बहुत जेन्युइन सवाल है धीरज जी कि सरकार इस पर चुप क्यों है। मतलब आप लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग विचार कर रहे हैं, इस पर जरूर सोचा जाएगा, संवेदनशील है सरकार, ये कहने से नहीं होता है, आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और मैं तो शिक्षा मंत्री जी के बारे में जरूर बोलूंगा कि पहले भी वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, जब उनका नाम इस बार हुआ कि शिक्षा मंत्रालय फिलहाल उनके पास ही है, पता नहीं कैबिनेट विस्तार के बाद किसके पास रहेगा, तो मुझे वाकई ये सोचना पड़ गया कि भाई शिक्षा मंत्री जी पहले भी ऐसे ही रहे हैं, बोलते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है क्लियर कि क्या करना है। कत्यान साहब, पहले तो आप कह रहे थे कि परीक्षा, सरकार भी परीक्षा दी है, 12 फरवरी को सरकार का भी परीक्षा हुआ था और परीक्षा सरकार ने पास भी किया। और सरकार जो पॉलिसी बनाती है किसी से पूछ के नहीं बनाती है, एक लोगों से पूछ के नहीं बनाती है, उस पर काम होता है। और ये लोग सहयोग कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, और हम लोगों ने भी आग्रह किया था। लेकिन अगर कोई परीक्षा दे रहा है राजकर्मी बनने के लिए तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। अभिषेक जी देखिए, सरकार का जो निर्णय हो गया उसका पालन करना चाहिए। आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए, सरकार ने एक पॉलिसी लाया, आप पहले तो राजकर्मी तो आप बन जाइए, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा कि आपको सीनियरिटी के हिसाब पर आपको वेतनमान होना चाहिए, सीनियरिटी जूनियरिटी, ये सब तो बाद की बातें हैं। सरकार संवेदनशील है, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं और इस पर काम हो रहा है और होगा। धीरज जी, एक बात और बात है, नहीं, पहले तो आपने कहा कि एहसान नहीं कर रहे हैं, तो ये एहसान नहीं कर रहे हैं तो सरकार भी कोई एहसान नहीं कर रही है, वो इतने साल से काम कर रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा भी आपने ऐसे नहीं दे दिया, आपने भी आप शर्त लगाई ना कि भाई परीक्षा दीजिए तब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो दे रहे हैं। लेकिन वो दे रहे हैं तो फिर वो अपना हक भी, नहीं, तो वो अपना हक भी चाहेंगे ना, हक चाहेंगे ना, वो चाहेंगे ना कि आप राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं तो आपकी अपनी पॉलिसी, आपने कहा कि पॉलिसी पूछ कर नहीं बनाई जाती है, ये विडंबना है। मैं इसको बहुत वाहवाही में नहीं कहूंगा। अगर पॉलिसी आप आम लोगों के बारे में सोचकर या उनसे विचार करके नहीं बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ, आप ऐसा तो नहीं है कि 13 करोड़ लोगों से जाकर पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने पॉलिसी बनाई है तो आपको विस्तार से बताना भी चाहिए ना कि आप राज्यकर्मी का दर्जा देंगे तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी देंगे, ये कब बताएंगे आप? सब कुछ बताया जाएगा, पहले तो परीक्षा हो जाने दीजिए। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण की जो बात कर रहे हैं, इस बात में है समस्या, लेकिन सबको जिले में ही नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए सरकार उस पर काम कर रही है कि अगल बगल वाले जो भी नजदीक के जिले हैं उसमें दिया जाएगा। ये समस्याएं आ रही हैं, बेटी बहुएं हैं जो बहुत दूर हो जाता है तो समस्या तो है, दिलीप जी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सबको जिले में समायोजन कैसे हो सकता है? अभिषेक जी आप ही बताइए। सब जिला का स्ट्रक्चर अलग अलग है, किसी जिला में ज्यादा विद्यालय हैं, किसी जिला में कम विद्यालय हैं, और कहते हैं कि ज्यादा। देखिए, अगर हम अपनी पत्नी को नौकरी में भेज रहे हैं तो उसको तो श्रमदान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले वेतन मिलता है। और हम चाहेंगे कि हमारे बगल में
हमारी पत्नी बैठी रहे तो ये गलत मांग हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो भी राज्यकर्मी हो या किसी भी सेक्टर में कोई व्यक्ति जो अगर काम करता हो तो उसको तो श्रमदान करना है, क्योंकि उसके एवज में वेतन मिलता है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें शिक्षक भाई लोग कि देखिए, अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको श्रमदान करना पड़ेगा, और सब कुछ समस्या सबके पास है। सब समस्याओं का हल सरकार ही नहीं निकाल सकती है। कुछ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और सरकार यही एक सरकार है कि जो आप लोगों की मांगें पूरी कर रही है। धीरज जी, आप लालू कौन जी सी के समस्या शासन का में, लालू जी के शासन आपने में कौन 90 सी दिनों तक समस्या का शिक्षक हल लोग निकाला हड़ताल है? किए थे, क्या मिला था? नहीं, आपने रिजल्ट अरे भाई, जो आया आपने था? कौन सी आपने कहा कि हर समस्या का समाधान सरकार नहीं करेगी, तो कोई तो समस्या हो जिसका समाधान आपने किया हो, बताइए ना मुझे। आपने इनको प्रमोशन के लिए एश्योर कर दिया है, ट्रांसफर के लिए एश्योर किया, किस चीज के लिए आपने कहा है कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं? और आप पर यकीन, कोई चुप रहने पर कोई क्यों यकीन कर ले कि आप बाद में ये करेंगे कि नहीं करेंगे? अब तो यकीन करना ना करना इन लोगों पर है। देखिए, पहले से भी मांगे चल रही थी कि राजकर्मी का दर्जा चाहिए, दर्जा क्या चाहिए, राजकर्मी बना ही देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और ऐलान कर दिया। अब देखिए, काम हो रहा है और बेचैनी आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीजों पर हम लोग इस पैनल में चर्चा कर रहे थे, वो काम हो गई। लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और हम अभिषेक जी बता देना चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो हम लोग जो भी होगा उस पर कुछ ठोस कदम उठा पाएंगे या बता पाएंगे। अमित विक्रम जी, आप कोई जवाब देना चाहते हो? हमारे पास कांग्रेस से भी अमित सिंह जी जुड़ गए हैं। अमित विक्रम जी, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ, तो 2 मिनट समय दीजिए सर। देखिए, पहली बात तो इन्होंने एहसान की कही। लोकतंत्र में कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। देश संविधान से चलता है और इस देश के संविधान में निहित है कि जो सरकार है उसका काम है कि लोग के हित के लिए वो उचित कदम उठाए। तो इन्होंने राजकर्मी बनाने की घोषणा करके भी कोई एहसान नहीं किया। ये देश की जनता, देश के वोटर इनको चुनते हैं इसीलिए कि ये देश की जनता के हित के लिए कदम उठाए। तो ये कदम उठा करके राजकर्मी की घोषणा करके कोई एहसान नहीं किया। बिना परीक्षा के अगर ये हमें बना देते राजकर्मी तो उस समय माना भी जा सकता था कि चलिए मुख्यमंत्री जी ने एहसान किया। आपने तो शर्त रखा, परीक्षा दीजिए, बीपीएससी लेवल की परीक्षा दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम देने के लिए वो भी नहीं। तो एहसान वाली बात तो यहाँ खत्म है। रह गई बात ये जो टेक्निकली समझा रहे हैं कि जिले में नहीं जा सकता, इसका बड़ा टेक्निकल आंसर है। अभी हम जिस जिले में हैं, उस जिले में सीट है तब तो हम वहाँ हैं। तो हमको अपनी ही सीट पर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? हम जिस जिले में उसी जिले में तो रहना चाह रहे हैं। 5% हो गए तो दूसरे जिले में जाना चाहते होंगे, बाकी 95% तो अपने जिले में रहना चाहते हैं। अमित जी, नौकरी चाहिए, कहाँ कोई आप घर से बाहर ना निकल रहे हैं। नहीं, धीरज जी, आपने जो टेक्निकल बात कही है वो भी उसी तरीके से समझा रहे हैं कि भाई वो जहां अभी सेवारत हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक की जगह 5 लोगों को भर्ती कर रहे हैं। जितने नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है। तो जहां उनकी पोस्टिंग अभी है वो वहीं पर नियमित रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसी का तो वो जिक्र कर रहे हैं। यही टेक्निकली मैं समझा रहा हूँ कि इसमें टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं। जिला आप हमारा वही रहने दीजिए। जिले के अंदर आपको पोस्टिंग करनी है तो बगल वाले प्रखंड में कर दीजिए, उधर कर दीजिए, वो तो हम स्वीकार है, हमने कहीं विरोध नहीं किया। हमने कहा कि हमको हमारे गृह जिले में जहां हम हैं कम से कम उस जिले में आप रहिए। और एक जिला आपको पता होगा, पटना जिला देख लीजिए ना, 150 किलोमीटर उसकी लंबाई है। मुंगेर देखिए जिला 80-85 किलोमीटर है। चंपारण देखिए 100 किलोमीटर लंबा जिला है। ऐसा नहीं कि जिला कोई छोटा क्षेत्र होता है, जिले के अंदर आप रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग कर दीजिए। लेकिन हम जहां अभी जिस जिले में कार्यरत हैं कम से कम उस जिले में रहने दीजिए। जो ट्रांसफर दूसरे जिले में चाहते हैं उनको दीजिए, अगर नहीं संभव हो पाता कम से कम जिस जिले में है वहीं रहने दीजिए। इसमें तो कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, सीट की बाध्यता भी नहीं है, इसमें कहीं कोई कानूनी समस्या भी नहीं है। ये तो आप तुरंत कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रमोशन, जैसे कि मेरे सेवा अवधि का प्रशिक्षित वेतनमान में 5 साल हो गया, अब आप हमको विशिष्ट बना देंगे और प्रमोशन के लिए कहिएगा कि फिर और 8 साल इंतजार। ये तो गलत है ना। मेरा जो 5 साल पीछे का सर्विस है उसको तो आप काउंट करेंगे ना। 5 साल सर्विस के बाद मुझे 3 साल और सर्विस की जरूरत पड़ती है स्नातक ग्रेड में जाने के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी से फिर शुरू कीजिए 0 से और 8 साल फिर आप बेसिक ग्रेड में रहिए। तो मेरे पीछे की सेवा का तो लॉस हो गया। इसमें क्या कानूनी अड़चन है कि आप मेरे पीछे की सेवा को काउंट करके जब मेरा समय होगा तब आप प्रोन्नति दे दीजिए। कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। वेतन वृद्धि, अब देखिए जो 2022 में बहाल हैं वो जब राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका वेतन 18% बढ़ेगा। जो 9-10 वाले हैं वो जब राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका वेतन 32% बढ़ेगा। अब मैं राज्यकर्मी बनूंगा 2013-14 में बहाल हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा वेतन कितना बढ़ेगा। ये तो विषमता है ना। इस विषमता को दूर कीजिए। हम कोई विधि के विरोध वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वही मांग कर रहे हैं जो विधि सम्मत है और तकनीकी रूप से संभव है। टेक्निकली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो आपने अभी जो कहा कि हम किसी से पूछ के नहीं बनाते हैं, इस मेंटालिटी को त्यागिए और जो समाज के जिस विभाग के जो शिक्षक हैं, जो उससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनके साथ बैठिए, थोड़ा समय दीजिए, हम रास्ता बताएंगे। कानूनी क्या उचित है क्या अनुचित है वो भी बताएंगे। हो सकता है कि मेरी बात होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं। लोकतंत्र में कहते हैं कि सरकार, हो सकता है मेरी कुछ बात संभव नहीं होगी, वो आप हमको समझा दीजिए। बैठ के बातचीत होनी चाहिए जिसके लिए मैं अमित सिंह जी के पास चलता हूं। कांग्रेस से अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपको क्या लगता है कि जो शिक्षकों की मांग है वो क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है, वो जायज नहीं है? नहीं, देखिए मांग मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, थोड़ा माफी चाहेंगे लेट से जुड़े, लेकिन जितना देर मैं सुना, मैं अभी उनको जदयू के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, उनका कहना था
कि हमारी पत्नी बगल में नहीं बैठेगी अगर जो नौकरी करती है तो। पहले तो ये सब जो है पत्नी और साली और ये सब हटाइए, पॉलिटिकल और ये वो है, सिंपल सी बात है कि जो नहीं पत्नी होगी वो भी नौकरी करती है। दूसरा बात ये है कि आप कह रहे हैं कि पैसा तो लेते हैं तो जाना तो पड़ेगा, नौकरी तो करना पड़ेगा। आपको पता है सरकार जो होती है, कोई भी सरकार, किसी राज्य की सरकार हो, तो ये संविधान में है, वेलफेयर के लिए सरकार का गठन होता है। ये जो विभागें होती है वो वेलफेयर के लिए होता है। ये कोई तानाशाह का नहीं है, राजा का दरबार नहीं है कि आप आंख दिए जाएंगे, लोग मान लिए जाएंगे। सरकार की व्यवस्था ही सरकारी होती है वेलफेयर के लिए। पैसा के बदले आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उसे योगदान नहीं ले रहे हैं। ये कोई योगदान दे रहा है आपके राज्य को सुंदर बनाने में, आपके लोगों को डेवलप करने में, इसके बदले आप उसको पैसा दे रहे हैं। इस मानसिकता से निकलिए बाहर के, पैसा दे रहे हैं आप। लोग काम कर रहे हैं इसलिए पैसा नहीं दे रहे हैं। उन लोगों को बेहतर बनाने का एक जरिया है शिक्षा, एक माध्यम है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पता है आपको 2006 से ही 2004-6 से पूरी दुनिया जैसे मिडिल ईस्ट से लेकर कई सारे दुनिया, अफ्रीका तक भारत के शिक्षा व्यवस्था को अपनाने के काम कर रही है। अभी यूएई में आप देखिए कि हमारे लोगों को शिक्षा को लेके हम लोग को इनवाइट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेके बात चल रही है और लोग हमारी शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को बेहतर बनाने के लिए है, उसको पैसा से नहीं काउंट किया गया है किसी काल में। तो आप पहले इस मानसिकता से बाहर आपको निकलना होगा और आपको जवाब देना होगा। दूसरी बात, शिक्षक बहाली को लेके इतने सारे भ्रांतियां फैलाया जाता है सरकार के द्वारा। हम एग्जाम लेंगे तो उनको देंगे बगल में, फिर एग्जाम लेंगे तो उनको राज्य का दर्जा, सरकारी का दर्जा देंगे। ये सब आपके किसी भी मंत्रालय में आज तक सरकार के किसी भी एक बुद्धिजीवी आदमी अभी तक नहीं दिखा जो इन सारे भ्रांतियों को एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और टीचर को बुलाए और कहे कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। इसमें है, अगर जो आपको कोई दिक्कत है तो आप इस मसले पर आकर हमसे बात करें, सरकार आपके साथ बात करने के लिए इच्छुक है। ये सीधे जो नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, जो आप देखिए रेलवे का मसला होगा, उसका जो है वो उत्तर कौन देगा? खेल मंत्री देता है। खेल मंत्री का कोई बयान है तो कानून मंत्री देता है। हम कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, आपके सरकार में जदयू और भाजपा की भी सरकार है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग की भी सरकार थी, जो भी सरकार होती है एक बार सामने बैठ के क्यों नहीं क्लियर कर देती सारी चीजें, सारे पार्ट खोल दे। ये भ्रांतियां क्यों इतनी उत्पन्न की जा रही है? ये सीधा सा मतलब है कि आपकी मानसिकता जो है वो मानसिकता सही नहीं है। शिक्षा के प्रति मानसिकता सही नहीं है। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जो बोल रहे थे कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, बिहार में तो शिक्षा मंत्री के रूप में कांग्रेस ने अधिक वर्षों तक शासन करने का काम किया। क्या हर्ष हुआ था शिक्षा विभाग का? मैं बताना चाहता हूँ 2000 में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। अभी बोलिए ना, इतिहास में अभी की बात कीजिए ना जी। सुनिए ना क्या अभी की बात कीजिए। हुआ है क्या देश को अभी वर्तमान के मुद्दे पर रखा जाए। देखिए दूसरे का वक्त बर्बाद न करें, देखिए दूसरे का वक्त मत बर्बाद कीजिए। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अमित जी आज से 25 साल पहले क्या था? पर्चा पढ़ के बैठे हुए लोग नहीं है। अभी की बात कीजिए भाई, आज के बारे में क्या? पीयूष जी आपको सिर्फ क्लियर करना है। पीयूष जी सवाल आपसे सिर्फ इतना है, पीयूष जी सवाल आपसे सिर्फ इतना है, धीरज जी सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये लोग आपके कहे मुताबिक, आपके तय की हुई तारीख के मुताबिक सब कुछ करते हैं कि फॉर्म भरने की ये तारीख है, परीक्षा देने की ये तारीख है, करते हैं ना, तो भाई उनकी मांगों को लेकर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस दर्जे को या जिस राज्यकर्मी बनाने की बात आप कर रहे हैं उस राज्यकर्मी का दर्जा देने में आप क्या क्या इनको बेहतर देंगे, क्या फैसिलिटी देंगे, क्या इनको लाभ पहुंचाएंगे, ये भी तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक जी, सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, चाहे वह 4 परीक्षा दे, 3 परीक्षा दे, 5 परीक्षा दे, नौकरी ये लाभ देने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं उस राज्यकर्मी का दर्जा में आप क्या लाभ उनको देने जा रहे हैं। दूसरी चीज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी शिक्षकों को 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और जहां तक स्थानांतरण की बात है, अभी तक स्थानांतरण के कोई पत्र नहीं निकला है कि इनको इस जिले से लेकर के सरकार के भी नजर में है कि शिक्षकों की उम्र 50 साल से अधिक है, उनको इस जिले से उस जिले में स्थानांतरण करने में काफी परेशानियां होगी। तो सरकार द्वारा यह पत्र भी नहीं निर्गत किया गया है कि एक शिक्षक को दूसरे जिले में या बाहर के जिलों में स्थानांतरण किया जाएगा। तो अब ये तो अजीब, नहीं अब ये तो अजीब सी बात है ना कि आपने कह दिया कि ऐसा पत्र जारी नहीं किया गया है कि ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसा भी तो पत्र जारी नहीं हुआ है ना कि ट्रांसफर नहीं होगा। भाई इसमें मतलब आपने नहीं जारी किया है तो मान लिया जाए कि आप नहीं करेंगे। अभिषेक जी समय के साथ
सारी कार्य सरकार करेगी। अभी सरकार के, मैं बताया सरकार के गठन के ये पीयूष जी, ये गजब का, नहीं ये गजब का आपने मतलब ऐसी बात कर दी कि वो हवा में एकदम तीर चला दिया गया, तुक्का छोड़ दिया गया। भाई आप कह देंगे कि हमने तो ऐसा कोई पत्र ही जारी नहीं किया है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद आपको सिर्फ 20,000 मिलेगा, तो ये भी तो लोग सुन लेंगे कि अच्छा आपने ऐसा लेटर जारी किया है क्या कि 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो आपकी आवाज बीच में कट रही है। मैं एक ट्रांसफर को लेकर मैं एक सिर्फ अमित जी, बस इतना, एजाज साहब के पास चूंकि मैं जाऊंगा, अमित जी सिर्फ इतना बताइए कि मैंने सुना था शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था शायद कि महिलाओं को और दिव्यांगों, ये 2 कैटेगरी में ट्रांसफर वाला जो है ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, ये बात आई थी सामने। 2020 में नियमावली जो बनी थी उसमें यह प्रावधान था कि महिलाओं और दिव्यांगों को ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाएगा, लेकिन नियमावली बनी 4 साल बीत गया, हम राज्यकर्मी होने जा रहे हैं अब, लेकिन इस बीच में ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिली। अभी हम वर्तमान में ये चाहते हैं कि हमने जो परीक्षा दी है उसमें हमसे 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया है कि किन 3 जिलों में आप पोस्टिंग चाहते हैं। हमारा केवल ये कहना है कि हमारा जो फर्स्ट चॉइस जिला है हमको वो जिला दे दिया जाए, हमको अपने जिले से बाहर नहीं भेजा जाए, केवल इतना कहना है। परीक्षा तो हम दे ही रहे हैं, बस सुनिश्चित ये किया जाए कि फर्स्ट चॉइस जो हमने जिला भरा है वैसी जिले में हमारी पोस्टिंग हो, हमको किसी बाहर दूसरे तीसरे या चौथे जिले में नहीं भेजा जाए। ठीक है एजाज साहब, ये मुझे लगता है कि एजाज साहब ये पहले भी रहा है कि शिक्षक जो है वो अपने जिले में रहते हैं, तो माना जाता है कि शिक्षकों को थोड़ा दिमाग से भी वो जब एकदम प्रसन्न रहेंगे, वो घर के आसपास रहेंगे, तनाव नहीं लेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। मुझे लगता है कि ये हमेशा से चर्चा होती रही है कि शिक्षकों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही होना चाहिए। देखिए कात्यायन जी, ये सब चर्चा तब उपयुक्त नजर आता है जब सरकार कार्य करती हुई दिखती हो। सरकार तो कार्य करती हुई दिख नहीं रही है। सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश निर्गत करते हैं उसी आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जा रहा है, और एसीएस के द्वारा जो आदेश निर्गत किए जाते हैं वो सब लोगों ने देखा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पीयूष जी से या धीरज जी से जो पूछ रहे हैं, ये लोग क्या बताएंगे जब मुख्यमंत्री जी बताने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हाथ उठा दिए हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं और उस एसीएस की तारीफ कर रहे हैं, उस अधीनस्थ पदाधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। ये तो अजीब विडंबना है। सरकार, मुख्यमंत्री सदन में जो बात बोले उसका अनुपालन नहीं, उसको कहीं ना कहीं धत्ता बता दिया जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, और उसी अनुशासनहीन व्यक्ति को कहीं ना कहीं तारीफ के दायरे में ला करके सरकार के स्तर से, अब भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है, क्योंकि बार बार पीयूष जी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा का नाम लेते हैं। भाई इन लोगों का कोई हैसियत है क्या? ये लोग तो सिर्फ सत्ता का मलाई खाने के लिए आए हैं, और मलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो स्वार्थ हो वो शिक्षकों के भलाई की बात कहां से सोच सकता है? ये तो सिर्फ मलाई सोच रहे हैं कि मलाई हमको कोई जवाब पीयूष जी के भलाई का काम नहीं कर सकते हैं, शिक्षकों के भलाई का काम नहीं कर सकते हैं। हमने जो फैसले लिए थे ये इनके कार्यकाल में तो नहीं हुआ था। हमने जो फैसले दर्जा देने का, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, महागठबंधन सरकार की। ठीक है एजाज साहब, नहीं अभी मैं कह रहा हूँ एजाज साहब ये अभी उपलब्धि नहीं एजाज साहब, अभी उपलब्धि गिनाने का नहीं, आपको तो बल्कि अब दबाव, अब आपके लिए वक्त है एजाज साहब, अब आपके लिए वक्त है दबाव बनाने का। आपने जो उपलब्धि की, आप कह रहे हैं कि मेरी उपलब्धि थी, तो ठीक है, अब दबाव बनाने का वक्त है कि सरकार पर दबाव बनाइए कि वो चीजें हो। हमारे ही दबाव का ये नतीजा है कि सरकार कहीं ना कहीं हर स्तर पर झुकती हुई नजर आ रही है। और ठीक है पीयूष जी, आपकी बात का कुछ जवाब दे रहे हैं। पीयूष जी जवाब दीजिए जल्दी से, हम समय के साथ ये सरकार को प्रयास कर ले, इनका प्रयास सफल नहीं हो सकता। जो आपने कहा सम्राट चौधरी जी या विजय सिन्हा जी का कुछ नहीं चलता है, यानी कि कुछ नहीं है, तो आपके बहुत ताकतवर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, और आपके शिक्षा मंत्री का यही के पाठक ने कार्यालय पर घुसने का 1 माह 2 माह तक कार्यालय में घुसने नहीं दिया। कहाँ थे आप? आपके बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे थे? क्यों नहीं के पाठक का काम किया? 17 महीने आपके हमारे शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा मंत्री के रूप में ये लोग पीयूष जी ये अगर ऐसा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक अधिकारी ने शिक्षा मंत्री को घुसने नहीं दिया दफ्तर में, तो ये कोई बहुत बढ़िया बात आप थोड़ी ना कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मतलब नहीं तो आप ये मत बोलिए ना पीयूष जी नहीं पीयूष जी आप विरोधी नहीं तो आप ये मत बोलिए ना कि एक अधिकारी ने शिक्षा मंत्री को घुसने नहीं दिया। ये मतलब लोकतंत्र का मजाक है कि क्या एक अधिकारी इस हद तक एक अधिकारी पैदा कर दी गई है इस राज्य में। ठीक है, एक मिनट ठीक है पीयूष जी हाँ ठीक है। दिलीप जी ये मतलब मुझे अभी भी इतने देर की चर्चा में कहीं मुझे नहीं लगा कि सत्ता पक्ष एक बार भी ये बोल रहा हो कि हाँ हम ऐसा करेंगे। मुझे तो वही पीयूष जी की बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि वो कह रहे थे कि हमने कब कहा है कि हम अब ट्रांसफर करेंगे। देखिए यहाँ तो
ठीक है, हाँ दिलीप जी बोलिए। यहाँ तो ऐसे शिक्षा मंत्री है ना विजय कुमार चौधरी जी, जो बोलते हैं कि जितना रिजल्ट आएगा सब शिक्षक बनेंगे, 2019 एसटीईटी याद होगा, और किसी को नौकरी नहीं मिली। फिर बाद में बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी से हो रही है, तो पहले हम लोग योजना बना चुके थे। तो भाई जब आप पहले योजना बना चुके थे कि बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, तो फिर क्यों आपने बोला था कि 7वें चरण की नियमावली आएगी और 7वें चरण में जितना सीट है उतना ही एसटीईटी 2019 का हम रिजल्ट दे रहे हैं? तो अपनी बातों से शिक्षा मंत्री खुद फंस रहे हैं। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द आएगा टीआई 2 का, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो भरोसा किस पे करें? लिखित रूप में क्यों नहीं दिया जा रहा है? लिखित रूप में दे दिया जाए कि हाँ भाई हम ये करेंगे, क्या दिक्कत है? लिखित रूप में दे दीजिए जाए, लिखित देने में क्या दिक्कत है? यहाँ जब किसी की बात का कोई ये है ही नहीं, कल को मुकर जाएंगे तो क्या इसमें कहा जाए? 10 दिन के बाद पता चले कि भाई फिर गठबंधन बदल गया, सरकार बदल गई, फिर कहेंगे वो तो पिछली सरकार में ऐसा कहे थे, हम तो नहीं थे। तो ये तो चलता रहेगा बिहार में, कोई ठिकाना नहीं ना है कि 10 दिन के बाद क्या होगा, 10 दिन के बाद फिर गठबंधन बदलेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये कोई नहीं कह सकता। बिहार है, कभी कुछ हो सकता है। तो इसलिए लिखित रूप में मिलना चाहिए, लिखित रूप में। ऐसा नहीं होता है। पूछ लीजिए, गारंटी देंगे। हो रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी साथ है, जो सरकार कहेगी आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। भले दिलीप जी आप बोलिए, दिलीप जी आप बोलिए। हाँ भले आप लोगों को बुरा लगे, मेरी सुन लीजिए भले पीयूष जी एक मिनट, यहाँ बैठे प्रवक्ताओं को भले बुरा लगे मेरी बात, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के राजनीति के सुपर बॉस हैं, और जो भी पार्टी उनके साथ सरकार में रही है, नीतीश कुमार जी के हाँ में हाँ मिलाती रही है। तो ये कहना कि फलना पार्टी फल, कुछ नहीं चलता है। तेजस्वी यादव जी भी उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे, क्या कर लिए? जो नीतीश जी कहे उसी में हाँ मिलाए। कहा एक भी बात पे हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम लोग आंदोलन किए तो नीतीश कुमार जी की तरफ से कुछ जवाब आया, रिस्पांस आया, और हम लोगों की बातों को, बहुत सारी बातों को माना गया। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, और सरकार में आए तो एक बार तो हम लोगों से बात तक नहीं किए। इतना बार हम लोग लाठी खाए, जेल गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उनके ऑफिस ने ट्वीट किया कि हम अधिकारियों से वार्ता करेंगे नीतीश जी, और बात मानी गई हम लोगों की। तो आज भी हम लोग कहेंगे नीतीश कुमार जी बढ़िया हम लोग के लिए। तो ये कहना, हर पार्टी सरकार में रही है, अब जनता देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से बहुत उम्मीद देख रही है। नहीं, हमको भी देख रही है सर। आप किस तरह नहीं, ऐसे नहीं होता है। जीतन राम जी जब विपक्ष में थे ना, सुन लीजिए आजाद अहमद जी, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए। फिर क्यों आप यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आप जब नीतीश जी आपको बताइए, आजाद जी को अच्छा नहीं लग रहा है ना? आंदोलन दिलीप जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुन लीजिए सही बातों सुन लीजिए पहले। अरे आप लोग सुनबे नहीं करते ना, पच नहीं रहा है। आप लोग सुनते ही नहीं है। आप लोग पहले सुन लीजिए। एजाज जी सुन लीजिए, दिलीप जी नेता नहीं है, बेचारा भावनाओं को कह रहे हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। एजाज अहमद थोड़ी गोलमोल बात करेंगे, जो लगा मन में बोल दिए। सुन लीजिए एजाज अहमद सर, आप वो दिन भूल गए जब यही बीजेपी ये नहीं कि आरजेडी का एजेंट है, और कभी आपके पार्टी के प्रवक्ता बोलते बीजेपी का एजेंट। आप वो दिन भूल गए जब बीपीएससी ऑफिस से आपकी सरकार थी ना, हम भी आपकी तेजस्वी यादव जी की, नीतीश कुमार जी की और बीपीएससी की तारीफ करते थे इसी चैनल पर कि बहुत अच्छे से बीपीएससी की परीक्षा हुई है। तो आप लोग सिर्फ अपना तारीफ सुनना चाहते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। हम सबको बोल रहे हैं, पहले सुनिए तो सही। जीतन राम जी के बाद फिर आप बोलने नहीं दे रहे हैं। दिलीप जी आप भी कहा किसी की आलोचना और किसी की तारीफ में लग गए। दिलीप जी सीधे मुद्दे पर आइए ना, सीधे मुद्दे पर आइए। लेकर के काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम मुद्दे पे दिलीप जी आप छोड़िए, नहीं हाँ मुद्दे पर आइए सीधे। तो भाई कहा अभी भाई नीतीश कुमार मुखिया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, नीतीश कुमार मुखिया, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ठीक है, तो नीतीश कुमार जवाब दें। भाई शिक्षा मंत्री भी नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, जवाब दे दें नीतीश कुमार। उनके आंदोलन तो जवाब होगा ना भाई। और आपको कैसे शिक्षक लोग आपके साथ आंदोलन में खड़ा करते हैं, ये आपके सोच से स्पष्ट होता है। नहीं मेरे तो जवाब स्पष्ट होगा सर, पहले सुन लीजिए ना। दिलीप साहब जब बोलने ही नहीं दीजिएगा क्या बोलेंगे? छोड़िए दिलीप जी सीधे पॉइंट पर आइए कि भाई नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं और कोई सहयोगी दल की चलती है नहीं चलती है, वो लोग तय करें। भाई नीतीश कुमार ही कम से कम बोले तो, यही तो सवाल है। नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे? वो तो बोले इन शिक्षकों को कि क्या देना चाहते हैं वो राज्यकर्मी के तौर पर। भाई जवाब तो देंगे ना वो। अभी तो हम थोड़ी देर पहले खुद बोले कि नीतीश कुमार जी खुद बोले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, नहीं आया। तो क्या आप नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे थे क्या? तो सच इन लोगों को सुनना चाहिए। जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती है ना, वो सब कहती है यही बात कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। क्या नहीं वादा किया गया था? बोलिए। हम विपक्ष में हो या सुनिए, फिर भी जो बोल रहे हैं जनता के हितों के लिए। चलिए ठीक है, मैं ठीक है दिलीप जी एक मिनट धीरज जी इसका जवाब देंगे। धीरज जी जवाब, नहीं धीरज जी
धीरज जी पूछिए ना, नहीं आप मुझे जवाब दीजिए, आप पूछने नहीं, धीरज जी आप जवाब देने आए हैं और सरकार की तरफ से जवाब दीजिए कि भाई मुख्यमंत्री जी ही कब बोलेंगे या शिक्षा मंत्री कब बोलेंगे। ये चुप रहने से तो इसका समाधान होने से रहा। बिल्कुल नहीं। अभिषेक जी, आप जानते हैं कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, आप जानते थे कि उस समय सामान्य स्थिति नहीं चल रही थी गठबंधन में, तुरंत गठबंधन बदला। उसके बाद में अभी तक विभागों का एक तरह से कह लीजिए बंटवारा नहीं हुआ है, थोड़ा सा विस्तार हो जाने दीजिए। ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या एक एक पॉइंट का वर्णन होगा उसमें। आप लोग दिलीप जी थोड़ा सा इंतजार करिए ना, एक निश्चित होगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये आरजेडी वाले लोगों से तो पूछिए आप लोग, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए आए थे कि बिहार का भला करने के लिए आए थे? जो 17 महीनों के लिए जो चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी पे और ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, अपने बारे में क्लियर करना चाहिए। विपक्ष में भी थे तेजस्वी, आप लोगों को केवल क्रेडिट लेने के अलावा और कोई हो नहीं। और सत्ता में आए तो इन शिक्षकों को हमने ठीक है, एक मिनट अमित, एक मिनट, धीरज जी देखिए, बोलने से नहीं हो जाएगा। और बिहार के बारे में आप बात करते हैं, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतना दिनों से सरकार चलाए हैं, जवाब दीजिए ना, जनता बिहार की जनता जवाब मांग रही है। ठीक है, धीरज जी एक मिनट, ये अरे भाई छोड़िए ना, आरजेडी सत्ता में स्वार्थ के लिए आए कर रहे हैं ना कि इसी सरकार मांग तो करेंगे ना, यही सरकार दे सकती है। हाँ तो ठीक है ना, तो वो दीजिए आप, अगर आशा है तो आप दीजिए ना। अमित विक्रम जी मुझे एक बात बताइए, मैं आपको सिर्फ सवाल पर, धीरज जी और एजाज साहब थोड़ा ठहरे, एजाज जी अच्छा ठीक है, एजाज जी एक मिनट। अमित विक्रम जी मुझे परीक्षा को लेकर एक बार बताइए कि जो परीक्षा हुई कैसी हुई है, क्या किस तरह के प्रश्न पत्र थे? परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए वो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसी पैटर्न पर आई। हालांकि 15-20 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पे भी आए हैं जो कि उसमें नहीं आए थे बीपीएससी में। तो थोड़ा सा जो पैटर्न बताया गया था उससे डिविएट भी हुआ है, और जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसी स्टैंडर्ड का है या उससे बेहतर भी है, लेकिन कहीं कमतर नहीं है, मामूली। बीपीएससी वाला ये जो टीआरई 1 टीआरई 2 था उससे, टीआरई 1 टीआरई 2 का जो परीक्षा हुई है उसी स्टैंडर्ड का है, उससे बेहतर ही है, लेकिन कमतर कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा 1 to 5 में डिविएशन है उसमें कि 15 से 20 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पेडागोजी से भी आया है, तो वहां पे हल्का सा डेविएशन है 10-15% क्वेश्चंस का, जो पैटर्न बताया गया था उससे हट कर है। हालांकि स्वागत योग्य है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर सवाल होना चाहिए। अभी जो ये पूरा विमर्श चल रहा है, जो इस मुख्य मुद्दे पर फोकस है कि जो